नमस्कार प्यारे बच्चों, MJCC सोशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम अभी चला रहे हैं सामान्य हिंदी। क्लास किसका चल रहा है दोस्तों? सामान्य हिंदी कक्षा 12 लेक्चर नंबर 2। दोस्तों, तो सामान्य हिंदी क्लास 12 का, जिसमें हमें पढ़ना है दोस्तों कि हिंदी में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, किस तरीके का प्रश्न आता है, कैसे उन्हें हल करना है, कितने नंबर का है दोस्तों। तो हमने ये पहले लेक्चर में समझा दिया है। अब हम एक एक क्वेश्चन करके हल करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, ट्रिक से समझते हैं दोस्तों कि हम क्लास 12 में किस तरीके से अच्छे नंबर लाएंगे और प्रश्नों को किस तरीके से याद करेंगे दोस्तों। तो आइए समझते हैं। पहले समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रश्न नंबर का पहला नंबर हम समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो गद्य है। गद्य में से सिर्फ बहुविकल्पी पूछेगा क्वेश्चन नंबर 1 में, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो पूछेगा वो पद्य में बहुविकल्पी पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में गद्य का बहुविकल्पी होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में पद्य से बहुविकल्पी दिया जाएगा। तो 5 प्रश्न होगा, एक एक नंबर का होगा और 5 नंबर का होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो गद्य से आया है, का खा गा घा करके। तो इसमें हमें 4 क्वेश्चन दिया गया है, टोटल इसमें 5 नंबर का आता है दोस्तों। प्रश्न नंबर का में पूछ रहा है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 1 के प्रश्न का में पूछ रहा है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। परीक्षा गुरु जो मतलब रचना है उसके लेखक कौन है, उसको लिखने वाले कौन है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया है, 1 नंबर ऑप्शन दिया है सदन मिश्र, 2 नंबर ऑप्शन दिया है निवास दास, 3 नंबर ऑप्शन दिया है लक्ष्मण सिंह, ऐसे चौथा भी ऑप्शन होगा दोस्तों। लेकिन हम यहाँ पर ऐसे समझते हैं कि किस तरीके से हमें याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न नंबर का परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो हम इसे कैसे याद करेंगे। तो दोस्तों परीक्षा गुरु अगर हमें परीक्षा में पास होना है तो गुरु के पास जाना होगा, हमको उनके निवास पर जाना होगा, तभी हमको क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। तो गुरु के पास जाने से, गुरु के निवास में जाने से, गुरु के शरणों में जाने से ही हमें ज्ञान का विकास मिलता है, ज्ञान हमें मिलता है। तो सदन मिश्र के तहत इसमें कोई निवास नहीं है, लेकिन इसमें देखिए दूसरे में निवास दास में तो कह रहा है कि हमें परीक्षा पास करने के लिए गुरु के निवास में शरण में जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो परीक्षा गुरु हमें परीक्षा को पास करने के लिए किसके पास जाना होगा, गुरु के निवास में जाना होगा। तो इसलिए परीक्षा गुरु के लेखक जो है वो है निवास दास। कौन है? निवास दास हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछेगा खा नंबर, कह रहा कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन पहला दिया गया है दोस्तों, पहले में है प्रभाकर मिश्र, दूसरा है विष्णु प्रभाकर, अगला है लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसमें से कौन है जो आवारा मसीहा के लेखक है? तो दोस्तों आवारा मसीहा, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भैया कौन से ऐसे मसीहा थे। मसीहा मतलब होता है भगवान, ईश्वर, या जो किसी की रक्षा करता है वो मसीहा कहलाता है। तो भगवान एक तरीके से क्या है, मसीहा है। तो कह रहा है कि कौन ऐसे भगवान हैं जो मसीहा हैं फिर भी वो आवारा कहलाते हैं। मसीहा है और फिर भी आवारा कहलाते हैं। तो दोस्तों विष्णु जी कौन है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु भगवान ऐसे हैं जो मसीहा भी हैं और साथ ही साथ आवारा भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे याद करना है। अगला क्वेश्चन दिया है गा नंबर, कह रहा है प्रेम सागर के लेखक हैं। अब प्रेम सागर के लेखक हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है सदन मिश्र, दूसरा है सूरदास, तीसरा है राम प्रसाद निरंजनी, चौथा है लल्लू लाल। तो कह रहा है कि प्रेम सागर के लेखक कौन है। तो दोस्तों प्रेम में आदमी क्या हो जाता है, लल्लू हो जाता है। प्रेम में आदमी क्या हो जाता है, लल्लू होता है, पागल हो जाता है। तो इसमें हम याद कर लेंगे प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं। कौन है दोस्तों? लल्लू लाल हैं। ठीक है, इसी तरीके से कह रहा है कि घ नंबर प्रश्न, रॉबर्ट नर्सिंग होम में कह रहा है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम जो है की रचना विधा, मतलब किसकी रचना विधा है,
किसकी रचना विधा, अर्थात किस प्रकार की रचना विधा है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में की रचना विधा मतलब किस प्रकार की रचना विधा है, एक कहानी प्रकार की रचना विधा है, कि नाटक है, कि रिपोर्टाज है, कि उपन्यास है दोस्तों। तो दोस्तों रॉबर्ट नर्सिंग होम, अब ध्यान दीजिए कि रॉबर्ट नर्सिंग होम, रॉबर्ट मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, वो नर्सिंग मतलब होता है अस्पताल में, होम मतलब घर, अस्पताल के घर में है। रॉबर्ट नामक एक व्यक्ति अस्पताल के कहाँ है, घर में है। तो अगर कोई व्यक्ति है, कह रहा है कि मान लीजिए रॉबर्ट कोई व्यक्ति है, वो अस्पताल में है, अगर अस्पताल में है तो हम क्या करेंगे, उसका रिपोर्ट करेंगे, मतलब रिपोर्ट करेंगे कि भैया रॉबर्ट नर्सिंग होम में, मतलब रॉबर्ट नाम का व्यक्ति नर्सिंग होम में क्या एडमिट है। तो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि रॉबर्ट नाम का व्यक्ति नर्सिंग होम में है, ठीक है। तो हम रिपोर्ट करेंगे, अर्थात हम रिपोर्टाज करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम की रचना किस विधा की है, तो वो एक प्रकार का रिपोर्टाज है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 5 नंबर का आता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी 5 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रश्न नंबर का कह रहा है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये पद से आएगा, पद का बहुविकल्पी दिया होगा, तो उसको हमें हल करना है। पहला क्वेश्चन है कामायनी रचना है। अब कह रहा है कि कामायनी रचना है, कामायनी किसकी रचना है दोस्तों, तो नाम बताना है। पहला दिया है जयशंकर प्रसाद जी, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है निराला की, और चौथा है बच्चन की। तो इसमें से कौन है जिन्होंने कामायनी लिखा है, कामायनी को रचा है। तो दोस्तों कामायनी मतलब होता है, हम समझते हैं कि कामायनी मतलब होता है कामना करते हैं। हम किसी भी चीज़ के लिए कामना किससे करते हैं, तो ईश्वर के लिए ईश्वर से करते हैं, शंकर जी से करते हैं, कामना करते हैं कि हमें ये हो जाए, ये मिल जाए, ऐसा कुछ हो जाए, मेरे जीवन में सुख ही सुख हो। तो इस तरीके से हम कामना करते हैं। तो कामायनी अर्थात कामना किससे करते हैं, शिव शंकर से करते हैं। तो शंकर इसमें कहाँ है, जयशंकर प्रसाद जी। तो कामायनी के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि विनय पत्रिका के रचयिता हैं। अब विनय पत्रिका के रचयिता, अब हम विनय करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, विनय करते हैं। अब बताइए सूरदास यहाँ पर है, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। हम ज़्यादातर विनय कहाँ करते हैं, हम विनय करते हैं तुलसी के पेड़ों पर विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, रोज़ सुबह जल चढ़ाते हैं, तो विनय करते हैं कहाँ, तुलसी के पास, अर्थात विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास जी हैं। कौन है, तुलसीदास जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है वैदेही वनवास के रचयिता हैं। अब वैदेही वनवास के रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं कि मैथिली शरण गुप्त हैं। तो दोस्तों वैदेही किसे कहा जाता था, वैदेही किसे कहा जाता था, तो दोस्तों सीता को कहा जाता था। और सीता कहाँ की थी, मतलब राम की पत्नी थी, और राम कहाँ के थे दोस्तों, तो अयोध्या से थे। तो इसलिए हम कह सकता हूँ कि वैदेही जो है, वनवास जो है, वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, किसने की थी, रामचंद्र शुक्ल ने की थी, श्याम सुंदर दास ने की थी, कि मोहन राकेश ने की थी। तो दोस्तों नगर जो होता है, नागरी प्रचारणी सभा की, तो नगर जो होता है उसका हम प्रचार करते हैं। किसी नगर के, किसी गांव का हम व्याख्यान प्रचार तब करते हैं जब वो गांव, वो नगर कैसा हो, सुंदर हो, अच्छा हो। अगर गांव के लोग अच्छे हैं, गांव अच्छा है, तो हम गांव का प्रचार करते हैं। नगर अच्छा है तो नगर का हम प्रचार करते हैं, क्योंकि उसकी सुंदरता के लिए प्रचार की जाती है, कि उसमें रहने वाले लोगों के बारे में प्रचार किया जाता है। तो नागरी प्रचारणी, अगर नगर का हम प्रचार तभी करते हैं जब गांव कैसा होगा, सुंदर होगा। तो इस तरीके से श्याम सुंदर दास जी, कौन है दोस्तों, श्याम सुंदर दास जी नागरी प्रचारणी सभा के स्थापक हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, ये भी बहुविकल्पी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 गद्यांश से आता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पद्यांश से आता है, दोनों बहुविकल्पी आते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है गद्य से आता है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है पद्य से आता है। एक प्रकार से पैसेज यानी सारांश रहता है, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उस सारांश में छांट करके उस सारांश को समझ करके उसमें से लिखना होता है। मान लीजिए कोई सारांश, कोई कहानी दे दिया या कोई निबंध लिख दिया, उस निबंध को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको उसमें पूछेगा कि बताइए इसका संदर्भ क्या है, इसके रचनाकार कौन है, उसमें अंडरलाइन कर देगा, बोलेगा इसका अर्थ समझाइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में पैसेज होगा, 2 पैसेज देगा जिसमें से आपको एक करना होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो गद्य से पद्य से आएगा, उसमें 2 रहेगा जिसमें से एक करना होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये गद्य से आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है पद्य से आएगा, इसमें भी 2 पैसेज रहेगा जिसमें से एक करना होगा, इसमें 2 पैसेज रहेगा जिसमें से एक करना होगा, और दोनों 10-10 नंबर के आएंगे दोस्तों। 10 नंबर गद्य से आएगा और 10 नंबर पद्य से आएगा। तो आपको गद्य से 4 पाठ पढ़ने हैं और पद्य से भी 4 पाठ पढ़ने हैं। किस तरीके से आना चाहिए? क्वेश्चन नंबर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में अगर राष्ट्र का स्वरूप से आ जाता है, कहेगा कि राष्ट्र का स्वरूप से, तो हमें पता होना चाहिए कि जो पैसेज दिया रहेगा उसको पढ़ने के बाद हमें पता होना चाहिए कि ये राष्ट्र का स्वरूप से है कि नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे मालूम होगा कि कौन पाठ से आया है, इसको किसने लिखा है? तो इसके लिए आपको हम ट्रिक बताते हैं दोस्तों। राष्ट्र का स्वरूप, मान लीजिए राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र मतलब होता है देश, देश का क्या होता है? रूप होता है। तो अगर राष्ट्र का रूप क्या है, देश का रूप कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों देश का रूप किसने बनाया था? भगवान ने बनाया था। भगवान कौन थे भैया? तो कृष्ण भगवान को मान लेते हैं। तो कृष्ण भगवान के पिता का नाम वासुदेव था। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, अर्थात डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव कौन थे? भगवान के पिता थे। तो इस तरीके से कह सकता हूं कि राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र यानी देश को निर्माणित करने वाले, देश को बनाने वाले कौन थे? वासुदेव थे। तो वासुदेव कौन हो गए? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब अगर पैसेज दिया है, पैसेज को पढ़ने के बाद कैसे पता चलेगा कि ये राष्ट्र के स्वरूप से आया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है 2-4 बातें। अगर आप वो 2-4 बातें अगर पैसेज में मिल जाता है, 2-4 शब्द दिया रहेगा, उस 2-4 शब्दों में से कोई एक शब्द अगर उस पैसेज में है तो समझ जाना कि वो राष्ट्र के स्वरूप से आया है। तो देखिए, अगर राष्ट्र का स्वरूप से आएगा पैसेज में, तो या तो उसमें भूमि लिखा रहेगा या भूमि से संबंधित उसका पर्यायवाची रहेगा। जैसे भूमि का होता है वसुंधरा होता है, धरा होता है, धरती होता है, धरती माता होता है। तो अगर भूमि, धरा, धरती, धरती माता ऐसे कोई वाक्य अगर उस पैसेज में दिया रहेगा तो समझ लेना कि राष्ट्र का स्वरूप से आया है। या तो उसमें राष्ट्र लिखा ही रहेगा, राष्ट्र या राष्ट्रीयता में से कोई एक ना एक राष्ट्र के स्वरूप में पैसेज में लिखा रहेगा। तो समझ जाना कि वो राष्ट्र या राष्ट्रीयता लिखा है, तो समझ जाना राष्ट्र का स्वरूप से आया है। और राष्ट्र को किसने निर्माणित किया है? तो वासुदेव ने किया है, भगवान के पिता वासुदेव अर्थात डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है दोस्तों, या तो भूमि दिया रहेगा, भूमि से संबंधित कोई पर्यायवाची रहेगा, या राष्ट्र या राष्ट्रीयता में से कोई एक तो जरूर रहेगा। साथ ही साथ जन दिया रहेगा, माता दिया रहेगा, माँ दिया रहेगा, या संस्कृति दिया रहेगा, या जननी दिया रहेगा। तो समझ जाना कि राष्ट्र का स्वरूप से आया है दोस्तों। ठीक है, फिर उसमें पूछेगा संदर्भ। तो आपको प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ है पुस्तक हिंदी के पाठ राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है, अवतरित किया गया है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, तथा उसमें अंडरलाइन किया रहेगा, कहेगा इसकी व्याख्या कीजिए, तो आप उसका व्याख्या करना। तो 5 क्वेश्चन पूछेगा उस पैसेज में से, आपको 5 करने होंगे। 1-1 नंबर का होगा, 2-2 नंबर का होगा दोस्तों, और 10 नंबर का ये आएगा। कितने नंबर का आएगा दोस्तों? 10 नंबर का आएगा क्वेश्चन नंबर 3। 2 पैसेज रहेगा, कोई इस चारों लेसन में से कोई ना कोई एक दिया रहेगा, और आप आसानी से समझ लोगे। 4 लेसन पढ़ने हैं, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगला कह रहा है, अगला पाठ अगर अशोक के फूल से आएगा, तो अशोक के फूल को है, तो अशोक के फूल कैसे होते हैं? बहुत सारे फूल होते हैं, लाखों करोड़ों हजारों फूल होते हैं। तो फूल क्या है? बहुत सारे होते हैं। तो हजारों मतलब हजारी, कह सकता हूँ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। फूल कितने होते हैं? हजारों होते हैं। जब फूल हजारों होते हैं तो हम कह सकता हूँ कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसके क्या है? लेखक है।
और अगर आपसे कहेगा कि अशोक के फूल से आया है कि नहीं आया है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पैसेज में आपको देखना होगा 4-6 शब्द कि ये है कि नहीं है। कोई एक शब्द इसमें से अगर पैसेज में है तो समझ लेना कि वो अशोक के फूल से आया है। ठीक है दोस्तों, जैसे मानव आता है, मनुष्य आता है, नर आता है, या कि तो अशोक तो पक्का दिया रहेगा। अशोक के फूल में पैसेज है तो अशोक पक्का दिया रहेगा, और अगर अशोक नहीं है तो मानव होगा, अशोक होगा, वृक्ष के फूल होंगे दोस्तों, बुद्ध होगा, योग होगा, त्योहार होगा। ठीक है, ऐसे शब्द जो हैं उस पैसेज में इन सभी में से कोई एक जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ लेना कि वो अशोक के फूल से आया है, और अशोक के फूल हजारों होते हैं, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन दिया रहेगा भाषा और आधुनिकता। अब भाषा और आधुनिकता, भाई आप हमारी जो भाषा है वो बहुत सुंदर है। आधुनिक समय मतलब होता है आज के ज़माने से लेकर के हर समय में हमारी भाषा क्या थी, सुंदर थी। तो हमारी भाषा जो है, भाषा आधुनिकता, हमारी भाषा जो आज के समय की है वो बहुत ही सुंदर है। तो इस तरीके से डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी इसके क्या हैं, लेखक हैं। तो भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। सुंदर जी हैं, कौन है भैया, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो भाषा को पढ़ने से हम प्रोफेसर बनते हैं, और भाषा कैसी होती है, सुंदर। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसके क्या हैं, लेखक हैं। और अगर आपसे कहेगा कि भाषा और आधुनिकता में से कोई एक पैसेज दिया रहेगा, तो आप कैसे समझोगे कि भाषा और आधुनिकता से आया है। तो आपको 4-6 वर्ड याद करने हैं, जैसे रमणीयता याद करना है, भाषा याद करना है, संस्कृति, आधुनिकता या विज्ञान। तो भाषा जरूर रहेगा, अगर भाषा नहीं है तो कोई एक शब्द इसमें से रहेगा। तो समझ लेना कि भाषा और आधुनिकता से आया है, और भाषा को पढ़ने से प्रोफेसर बनते हैं, और भाषा सुंदर होती है। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसके लेखक हैं दोस्तों। अगला लेसन हमें पढ़ना है निंदा रस। निंदा रस, अब याद रख लीजिए, निंदा रस, निंदा किसकी होती है, बुराई किसकी होती है, किसको बार बार लोग गाली देते हैं। तो ईश्वर को, चाहे जो भी हो, भगवान बरसे तब भी गाली, भगवान न बरसे तब भी गाली, किसी न किसी तरीके से ईश्वर को गाली देते ही रहते हैं। तो शंकर को गाली देते रहते हैं। तो हम कह सकता हूं कि निंदा किसकी होती है, तो निंदा हमेशा भगवान की करते रहते हैं। तो हरि शंकर परसाई, हरि माने भगवान, शंकर माने भगवान, परसाई माने भी भगवान। तो हरि शंकर परसाई, निंदा बार बार भगवान करते हैं, बरसें तब और न बरसें तब। तो दोस्तों, तो निंदा रस से आएगा। निंदा रस कैसे, अगर पैसेज में रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि ये निंदा रस से आया है। तो दोस्तों उस पैसेज में या तो निंदा लिखा रहेगा, या ईर्षा, द्वेष, या कि तो उसमें मारने काटने की बात करेगा कि इसको मारे उसको मारे, मारना चाहिए, मारपीट होती रहती है। तो ऐसी चीज़ें, या किसी बुराई वाली बात की जाएगी तो समझ लेना उसमें किसी की भी बुराई करते, उसमें उस पैसेज में किसी भी बुराई की बातें की जाएगी, किसी को बुरा भला कहा जाएगा, तो समझ लेना वो क्या है, हमेशा निंदा रस से आया है। और निंदा ईश्वर की हमेशा लोग करते रहते हैं। तो हरिशंकर परसाई जी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है गद्य का। गद्य में आपको 4 लेसन पढ़ने हैं। पहला लेसन है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा अशोक के फूल, तीसरा भाषा और आधुनिकता, चौथा है निंदा रस दोस्तों। अगला, अगर आपको गद्य में पढ़ना है तो गद्य में ढेर सारा दिया रहेगा, लेकिन आपको पढ़ने उतने ही हैं जितना हम बता रहे हैं, क्योंकि हमें पेपर देना है, अच्छे से नंबर आए। ज़्यादा पढ़ने में हम सब भूल जाते हैं। तो आइए ध्यान देते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 4 लेसन पढ़ने हैं। पहला है पवन दूतिया। पवन दूतिया, ठीक है दोस्तों। तो पवन दूतिया को किसने लिखा है, तो दोस्तों पवन दूतिया, पवन क्या है, हवा है। हवा क्या है, भगवान है। कहते हैं कि पवन क्या है, हवा है। हवा क्या है, भगवान है। तो हम कह सकता हूं कि जो पवन, जो हवाएं हैं वो क्या करती हैं, दूतिया मतलब होता है कि मतलब संदेशवाहक। ठीक है दोस्तों, तो हवाएं क्या करती हैं, संदेश पहुंचाती हैं। तो मान लीजिए संदेश पहुंचाने का काम, मान लीजिए कि राम जी जो हैं वह कहाँ चले गए हैं, श्रीलंका चले गए हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि वनवास चले गए हैं। तो इस स्थिति में अगर अपने परिवार को, अपने घर को कोई संदेश देना होगा तो हवाओं के माध्यम से देंगे। तो उनका घर कहाँ है, अयोध्या में है। तो राम जी हवाओं के माध्यम से क्या कर रहे हैं, अयोध्या में अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। तो पवन दूतिया के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि
अवध हैं। और पवन दूतिया नामक अगर पद दिया गया है, अगर किताब मतलब मान लीजिए कि प्रश्न दिया है आपके पेपर में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पवन द्वितीय से आया है? तो इसके लिए आपको याद रखना है कुछ बातें। पहला नंबर, पवन द्वितीय में धीरे धीरे शब्द जरूर जुड़ा होगा। हर पैसेज में कहीं ना कहीं अगर आपको कोई पोयम दिया है तो उस पोयम में कहीं ना कहीं लिखा रहेगा धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, तो समझ जाना पवन द्वितीय से आया है। या तो प्यारा या प्यारी में से कोई एक रहेगा, या तो पवन या फूल के बारे में बात की जाएगी। पवन यानी हवा के बारे में या फूल के बारे में बात की जाएगी कि फूल लहरा रहे हैं, फूल धीरे धीरे हिल रहे हैं। तो समझ जाना कि पवन द्वितीय से आया है। धीरे धीरे जरूर रहेगा, धीरे धीरे नहीं है तो प्यारा या प्यारी या पवन के बारे में या फूल के बारे में बात की जाएगी। तो समझ लेना पवन द्वितीय से आया है। और पवन हवाएं क्या करती हैं? अयोध्या में अपने संदेश पहुंचाती हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसके रचनाकार हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा लेसन हमें पढ़ना है वह है कैकेयी का अनुताप तथा गीत। इसमें 2 पोयम लिखा गया है। और कैकेयी का अनुताप, अब जब कैकेयी ने राम को वनवास भेज ही दिया, तो इस स्थिति में जब कलंक लगा तो भरत जी ने उन्हें डांटा, फटकारा या कहा या बोला। तो इस स्थिति में वे कोप भवन में गुप्त हो जाती हैं, अपने आप को चुरा लेती हैं। कहने का मतलब होता है कमरे में बंद हो जाती हैं, गुप्त रहती हैं, किसी से बातें नहीं करती हैं, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। तो इस स्थिति में हम कह सकता हूं कि कैकेयी मैथिली शरण गुप्त, वे गुप्त में चली जाती हैं, कोप भवन में चली जाती हैं, गुप्त हो जाती हैं। तो कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त है। और दोस्तों जब कैकेयी का अनुताप रहेगा तो उसमें याद रखना, जब कैकेयी का अनुताप होगा तो कैकेयी के अनुताप में जब आखिरी वर्ड जो उसमें होगा उसमें प्रश्न पूछेगा और उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। पोयम के आखिरी लाइनों में क्या लिखा रहेगा? क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। तो समझ लेना वो पवन द्वितीय से आया है। साथ ही साथ अगर उसमें माता लिखा होगा, कैकेयी की बात की जाएगी, कैकेयी के बारे में उसमें वर्णन किया जाएगा, तो समझ जाना कि वह कैकेयी के अनुताप से आया है। और कैकेयी ने गुप्त में रहती हैं, तो इसीलिए मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगर गीत आता है तो गीत अगर गाएंगे चुपके चुपके से तो हम समझ जाएंगे कि सभी लाइन के अंत में जब गीत रहेगा, अगर मैथिली शरण गुप्त का अगर कोई पोयम है तो वो गीत से कब आएगा, कैसे पता चलेगा कि वो गीत से आया है? इसके लिए आपको याद रखना है कि सभी लाइन के अंत में रो या मेम होगा। जैसे गोरो होगा, मारो होगा, यारो होगा, या उसके अंत में मे आएगा। तो समझ लेना वे मैथिली शरण गुप्त का गीत नामक पद से आया है। और अगर मान लीजिए कैकेयी के बारे में, क्वेश्चन मार्क के बारे में या माता के बारे में बात करेगा तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा कैकेयी के अनुताप से आएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पाठ हमें पढ़ना है अभिनव मनुष्य, पूर्वा या उर्वशी। इसमें 3 पद हैं, 3 कविताएं हैं। अभिनव मनुष्य कैसा होता है? दिन भर काम करता है और रात को सो जाता है। तो दिन भर मतलब दिन में, तो रामधारी सिंह दिनकर जो है अभिनव मनुष्य, पूर्वा या उर्वशी के रचनाकार हैं दोस्तों। अभिनव मनुष्य में जो है सभी में, चाहे वो पूर्वा हो या उर्वशी हो या अभिनव मनुष्य हो, इसमें याद रख लेना हर पोयम में, हर कविता में आपको मनुष्य लिखा रहेगा, या मनुष्य नहीं है तो मानव लिखा रहेगा, मानव नहीं है तो नर लिखा रहेगा, नर नहीं है तो पुरुष लिखा रहेगा, पुरुष नहीं है तो मनुज लिखा रहेगा। लेकिन इन सभी वर्डों में से कोई एक न एक वर्ड, एक न एक शब्द जो है वो अभिनव मनुष्य में देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि ये कविता जो है अभिनव मनुष्य से आया है। और मनुष्य दिन भर काम करता है तो रामधारी सिंह दिनकर इसके क्या हैं? रचनाकार हैं दोस्तों। अगला लेसन दिया है नौका विहार बापू के प्रति परिवार। इसमें 3 कविताएं हैं। तीनों कविताएं जो हैं नौका पे सवार हैं, बापूजी हैं
और परिवर्तन कर रहे हैं। तो भैया कोई भी परिवर्तन तभी देखने को मिलता है जब वो पन्ने पर लिख दिया जाए, वे एक्ट बन जाता है, एक नियम बन जाता है, तभी परिवर्तन देखने को मिलता है। और बापू अर्थात गांधी जी ने भी अपने एक्ट, अपने कानून को पन्ने में लिख दिया था। साथ ही साथ अगर कहा जाए तो नौका विहार है, अगर अपने विरह के बारे में आप लिख रहे हो तब भी आप पन्ने पर ही लिखोगे। तो इस तरीके से पंत कहते हैं हर कविताएं लिखी जाती हैं, चाहे नौका के लिए हो, बापू के लिए हो, बापू के परिवर्तन के लिए हो। तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं जिन्होंने अपनी सारी रचनाएं परिवर्तन कर दिया बापू के व्रत विहार में। ठीक है, तो इस तरीके से इसके रचनाकार हैं। साथ ही साथ इन सब में जैसे नौका है तो नौका में चांदनी रात के बारे में बात करेगा कि चांदनी रात में नाव चल रही है पानी में, नाव चांदनी रात में, मौसम सुहाना है। ऐसी कविताओं में क्या होगी, कहानी होगा, कविताओं में अर्थ देखने को मिलेगा, चांदनी वाली रात की बातें की जाएगी। अगर बापू के प्रति आएगा तो समझ लेना कि गांधी जी की बात करेगा। अगर गांधी जी की बात किया नहीं कविता में तो समझ जाना कि वो कविता बापू के प्रति से आया है और इसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। लेकिन अगर परिवर्तन के बारे में होगा और उसमें परिवर्तन लिखा भी रहेगा तो समझ लेना वो परिवर्तन से आया है और इसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं दोस्तों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां आता है। इसमें आपको गद्य से गद्य के लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है। अब हमें क्या करना है, हमने क्या बताया, पहला बताया गद्य में से आपको 5 नंबर का आएगा बहुविकल्पी, गद्य में से आएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और गद्य में से ही आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का जिसमें आपका जीवन परिचय लिखना होगा। तो गद्य में आपको डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना, हरिशंकर परसाई, इन्हीं तीनों में से किसी 2 का याद कर लीजिए। और उसके बाद पद्य से आएगा क्वेश्चन नंबर 2 बहुविकल्पी 5 नंबर का, पद्य से ही आएगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, 10 नंबर का, और पद्य से ही आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का खा जिसमें पद्यांश के कवि का साहित्यिक परिचय देना है। आपको यहाँ पर दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, इसी में से किसी 2 का आपको याद कर लेना है, कोई एक आपको साहित्यिक परिचय लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 1 और में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये पढ़ा कि गद्य से आपका 5 नंबर का बहुविकल्पी आएगा, गद्य से ही आपको संदर्भ प्रसंग करके व्याख्या लिखने को आएगा 10 नंबर का, और गद्य से ही आपको जीवन परिचय लिखने का आएगा, मतलब साहित्यिक परिचय लिखने का आएगा। उसके बाद पद्य से आएगा आपका 5 नंबर का बहुविकल्पी, पद्य से ही आएगा आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए 10 नंबर का, और पद्य से ही आएगा आपको साहित्यिक परिचय देने के लिए 5 नंबर का दोस्तों। तो इस तरीके से हमने क्या किया, गद्य और पद्य को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है इस वीडियो में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।